दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। निफ्टी ने क्लोज किया न्यूट्रल, जस्ट 16 पॉइंट्स की तेजी, 255 का हाई, 121 का लो, यानी एक रेंज के अंदर निफ्टी बाउंड था और क्लोजिंग दी है निफ्टी ने बिल्कुल न्यूट्रल। निफ्टी बैंक ने 162 पॉइंट्स की तेजी दिखाई, मिड कैप भी न्यूट्रल था, स्मॉल कैप भी आज के दिन न्यूट्रल ही बंद हो चुका है। कंपनीज को देख लेते हैं। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स ने प्लस में जाके क्लोज किया। साथ में हम सेक्टर्स को भी देखने चले तो मैक्सिमम जो सेक्टर्स आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया 1.81% की तेजी के साथ में। मीडिया भी आज अच्छा कर चुका है। आईटी सेक्टर में भी थोड़ी सी रौनक देखने को मिली। साथ में जो बाकी सेक्टर्स हैं, नेम्स यहाँ पे आप नोट करके चल सकते हैं। सबसे खराब जिसने परफॉर्म किया है वो है निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा। अब फार्मा के ऊपर एक बड़ी न्यूज़ है, उसके ऊपर डिस्कशन आगे चल के होगा। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना चाहिए, अपनी एलोकेशन, अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे चेक करके चलना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ आती है ट्रंप की तरफ से। ऑब्वियसली अभी ट्रंप ही हमको सुनने को मिलेगा जब तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों धमकी दे दी है फार्मा कंपनीज को डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसमें बोल दिया है कि आपको टैरिफ चुकाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। मंथ एंड से पहले पहले हम लगा देंगे, और उसके बाद में क्या होगा, सेमीकंडक्टर जो कंपनीज है ना उसके ऊपर भी हम टैरिफ लगाने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फार्मा कंपनीज को लेकर और साथ में सेमीकंडक्टर कंपनीज को लेकर। अब देखो, फार्मा कंपनीज में पिटाई देखने को मिली। सेमीकंडक्टर में एक फ़ायदा यह है कि हम जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जो हम इंपोर्ट करके पूरा करते थे, वो हम हमारी कंपनी से पूरा कर देते हैं। यानी एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है सेमीकंडक्टर कंपनीज का वो बहुत ही कम है, क्योंकि इंडिया में ही वो सप्लाई कर देते हैं, तो ज़्यादा उनको चोट नहीं पहुंची। हाँ, अगर पीएलआई स्कीम निकल जाए हाथ से तो दिक्कतें हो सकती हैं थोड़ी बहुत। लेकिन फार्मा कंपनीज की बात करें तो आईटी कंपनीज की तरह जो हमारी फार्मा कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है। काफ़ी सारी कंपनीज जो इंडिया के अंदर ही काम करती है। अबाउट इंडिया, जो इंडिया के जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनको दवाई उनके लिए बनाती है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज आपको फिल्टर करके रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट की कंपनी की बात करूँ तो उसमें लीडर है डिविस लैब। अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूँ तो उसमें लीडर है अबाउट इंडिया। इसी वजह से अबाउट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है। अबाउट अभी अच्छा परफॉर्म करा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा चेक करके चलना है अगर आपके पास में फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है तो। ठीक है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आपको कुछ खरीदना बेचना है। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूज़ जो भी आती है उसके हिसाब से हम कैसे कंपनीज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और कैसे हम कंपनी को देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये सब कुछ हो जाएगा इस महीने के एंड में, और ये अप्लाई हो जाएगा अगस्त के महीने में। पॉसिबल है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मेंशन करके आपको बताने की कोशिश की 1 अगस्त से ये इफेक्टिव हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रेटजी के अंतर्गत आ जाता है इनके। देखो दोस्तों, बड़ी खबर ये भी है कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे काफ़ी स्लो। मैं नहीं, ट्रंप ये बोल चुके हैं कि हम फार्मा कंपनीज के ऊपर बहुत ही कम टैरिफ लगाएंगे स्टार्टिंग में, फिर उनको करने दो, एक्सपोर्ट करने दो, अच्छा खासा एक्सपोर्ट करने दो, उसके बाद में हम बहुत ही हाई टैरिफ लगा देंगे। सो ट्रंप का दोस्तों अमेरिका को ग्रेट करने का एक हम बोल सकते हैं एक रास्ता यही है कि बाकी कंट्रीज़ को कमज़ोर करो, बाकी कंट्रीज़ को तोड़ो। हमारी कंट्री ऑब्वियस है वापस से वैसे भी जैसे भी ऊपर जा रही है और अच्छी तेजी में पकड़ लेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका को ग्रो करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ को तोड़ने की पूरी कोशिश है ताकि यूएस का फ़ायदा हो जाए। जस्ट ये एक हमको समझ में आ रहा है ट्रंप का जो भी रवैया है उसको देखते हुए। साथ में दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गया है कि सेमीकंडक्टर के ऊपर भी सेम अप्लाई किया जाएगा। स्टार्टिंग करेंगे काफ़ी छोटी, उसके बाद में टैरिफ लगा देंगे, बढ़ा देंगे। और फार्मा में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में बहुत ईजी होगा इनके लिए लगाना, ऐसा यहाँ पे बोला जा चुका है। इसलिए दोस्तों जो फार्मा सेक्टर है उनके स्टॉक्स आज पिटे हैं। सेक्टर ने क्लोजिंग दी है नीचे, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% का टैरिफ लगा दिया है कॉपर के ऊपर, और वार्निंग दी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि हम टैरिफ लगा देंगे 200% तक भी। स्टार्ट करेंगे काफ़ी कम से, हो सकता है 20-30% से स्टार्टिंग करें, लेकिन उसके बाद में 200% तो चलो ये बोल देते हैं स्टार्टिंग में ऐसा कुछ करेगी, तो बाकी और कंट्रीज़ भी बैठी इनको टक्कर देने के लिए। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हो सकता है टैरिफ इनकी तरफ से लगना शुरू हो जाए। दोस्तों आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब 2017 के टाइम पे, आप इससे पहले जो इनका पीरियड था, कार्यकाल था यूएस में, तो आईटी कंपनीज़ के लेकर भी इस तरह की न्यूज़ आती थी। आईटी कंपनीज़ को भी इन्होंने नहीं चलने दिया था कुछ खास। अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कोविड की गिरावट, उसके बाद में बड़ी तेजी, लेकिन उससे पहले आईटी कंपनीज़ इस तरह से रेंगती रेंगती ऊपर जा रही थी, तो वो ट्रंप की वजह से हुआ था। तो आईटी कंपनीज़ में अगर ट्रंप इंटरफेयर करते हैं, वापस से कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, तो लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज़ मैक्सिमम टिकी हुई है यूएस के ऊपर।
सो देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या कुछ हमको देखने को सुनने को मिलता है। आपको क्या लगता है, ऐसा करना उचित है या अनुचित है? आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं और यहाँ पे हम फेड की कमेंट्री सुनते हैं। फेड के मेंबर के अंदर एक मेंबर है लोगन, और इनने बोला है कि हम रेट को स्टडी रखेंगे, होल्ड करेंगे और लंबे समय तक के लिए। ऐसा कुछ नहीं है हम यहाँ पे कट करने वाले हैं, हम इसको होल्ड ही करेंगे चाहे ट्रंप कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं था, ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था कि एक्सपेक्टेशन से बहुत इन्फ्लेशन नीचे था, ऐसा नहीं था, मीट कर चुका था एक्सपेक्टेशंस को, यानी इन्फ्लेशन जितना एक्सपेक्ट किया था वैसे ही है, तो होल्ड ही ये करना पसंद करेंगे। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ट्रंप इनको बोल रहे हैं कि आप 3 रेट कट कर दो, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इनको लग रहा है कि रेट बड़ी रहनी चाहिए या फिर स्टेडी रहनी चाहिए, ऊपर की तरफ ही होल्ड रहनी चाहिए। सो ये कुछ 2 बड़ी खबरें हैं जो ग्लोबल खबरें हैं, जिसके ऊपर इंडियन मार्केट भी टिका हुआ है और इंडियन मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो निफ्टी ने स्टार्टिंग की थी न्यूट्रल, उसके बाद में निफ्टी नीचे गया और ऊपर जाने की कोशिश करा है। अब नीचे से निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी नीचे से जो बायर्स है ना वो काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ऐसा कुछ नहीं कि सपोर्ट है तो सपोर्ट टूटेगा नहीं, कोई पत्थर की लकीर है या कोई बहुत ही मजबूत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब सेलर आएगी तो टूट भी सकता है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि हम टेक्निकल चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं निफ्टी की जो रेंज है कुछ ऐसी बनी हुई है। अगेन दोस्तों बताना चाहूँगा कोई प्राइस नहीं है यहाँ पे, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो ऐसा कुछ मत सोचना कि खरीदना बेचना है, क्योंकि ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पैटर्न आप किस तरह से देख सकते हैं, ताकि आप अपना होमवर्क करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसमें आप टेक्निकल चेक करें कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम देख सकते हैं। तो रेंज दोस्तों अभी कुछ ऐसी बनी हुई है, ये यहाँ पे हमने एक ब्रेकडाउन देखा था, ब्रेकडाउन के बाद में निफ्टी नीचे गया था और निफ्टी नीचे जाने के बाद में अपने नेक्स्ट सपोर्ट को लेता है, विच इज़ दिस। ये कुछ सपोर्ट निफ्टी ने लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छी बात है, मतलब बाइंग साइड से खिलाड़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उस वजह से निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस अभी यहाँ पे है, लेट्स सी कि निफ्टी इस गैप को फिल कर पाता है या फिर नहीं। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं ना तो ये गैप है, जो ये गैप है वो फिल हो सकता है। अगर नंबर्स खराब आते हैं तो मुश्किल है। फिल तो देखो आज नहीं तो कल होगा ही, लेकिन टाइम लग सकता है। तो अभी देखेंगे Q1 के रिजल्ट कैसे हैं कंपनीज़ के, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो भी सीजन चल रहा है Q1 का उसको थोड़ा सा बारीकी से देखना और समझना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और एक लिस्ट बना के रखो जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे हैं, कौन कौन सी कंपनी के नंबर्स खराब है, कितने परसेंट के साथ में एक्सपेक्टेशंस बीट किए, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं कुछ कंपनीज़ के ऊपर। भारी हलचल आज के दिन देखी हमने कंपनीज़ के स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स भयंकर गिरे, कुछ कंपनीज़ के स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले गिरने वाली कंपनी से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDB फाइनेंशियल कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा, 3% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया है। अब देखो कल हमने बातचीत की थी इस कंपनी के नंबर्स को लेकर, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं था, स्टिल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि नंबर्स अच्छे नहीं है, नेट प्रॉफिट गिरा है इसका, रेवेन्यू बढ़ चुका है तो प्रॉफिट गिर चुका है, यानी मार्जिन के ऊपर डेंट पड़ा है, एसेट क्वालिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो इसी की वजह से यहाँ पे रिएक्शन मिल चुका है काफ़ी नेगेटिव। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर्स क्या कहने की कोशिश करें। दोस्तों ब्रोकर्स ने कहा है इसको बेच दो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको बेचना है खरीदना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की कॉल यहाँ पे कंपनी के स्टॉक को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं लागत बढ़ चुकी है, जो पैसे ये उठाते हैं उस पैसे को वापस से देते हैं लोन के रूप में, लेकिन पैसे उठाते भी तो हैं, उसके ऊपर भी इनको ब्याज देना पड़ता है, तो वो ब्याज बढ़ चुका है, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन गिरा है। साथ में जो एसेट क्वालिटी है वो भी ख़राब हुई है, यानी जो लोन्स दिए हैं काफ़ी सारे लोन्स ऐसे हैं जो वापस नहीं मिल पा रहे हैं इनको, यानी वो NPA में जा रहे हैं, NPA बढ़ रहा है। तो दोनों पॉइंट्स की वजह से कंपनी का स्टॉक आज टूटा है, और इसी वजह से आज के दिन, मतलब जब से लिस्ट हुआ है कंपनी का स्टॉक, तब से पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो कि है ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप टेक्निकल चार्ट के अंदर नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टॉक अपने सपोर्ट को ले रहा था, सपोर्ट टूट चुका है, और जो इसका रेसिस्टेंस था वो पिछला सपोर्ट था, और उसको अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हम इसको मजबूत बोलेंगे, और नहीं तो स्टॉक वीक ही देखने को मिलेगा। सो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स आते हैं बाकी NBFCs के, बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस किस तरह के नंबर्स देता है, और नंबर्स अगर उसके भी खराब आते हैं तो हो सकता है इसको सपोर्ट मिले। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बजाज, चोला या SBI कार्ड्स के नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनके नंबर्स ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे प्रॉफिट गिर रहा है, तो दिक्कतें हो सकती है। लेकिन कंपनी का ब्रांड अच्छा है, और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मोस्टली जो कॉन्ट्रा बायर है ना, वो फोकस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बहुत ही जल्दीबाजी होगी। देखते हैं 1-2 क्वार्टर और देखते हैं, या फिर टेक्निकल्स के अंदर इंडिकेशन देखते हैं बाकी, और कंपनीज के रिजल्ट को देखते हैं, तभी कुछ चार्ट के पैटर्न में हमको सीखने को मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, जितना भी चार्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के जो चार्ट होते हैं उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। अगली जो कंपनी है जिसका स्टॉक आज पिटा, कंपनी का नाम है डायनामिक
केबल्स 6% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 करोड़ का मार्केट कैप है जस्ट कंपनी का, 32 का पीई रेशियो है। अब एक चीज़ आप नोट करिए, क्वार्टर 4 में कंपनी का स्टॉक काफ़ी उछला था। क्वार्टर 4 में इसके नंबर्स बहुत अच्छे गए थे क्योंकि जो केबल वाली कंपनीज है, पॉलीकैब है, केईआई है, उनके नंबर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी सुधार हमको देखने को मिला। तो इस कंपनी के अंदर भी 71% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा था क्वार्टर 4 के अंदर, जो कि 24 करोड़ तक पहुंच गया था। और कंपनी का स्टॉक कितना उछला था दोस्तों? कंपनी का स्टॉक उछला था 20% के साथ में, अपर सर्किट के साथ में। तो अभी क्या है, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है वायरन केबल कंपनी से अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। इस वजह से पॉलीकैब और केईआई का स्टॉक भी कल के दिन काफ़ी अच्छा कर चुका है, लेकिन यहाँ भी गिरावट हो गई है। और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का अपने रेसिस्टेंस पर पहुंच जाना, यानी कंपनी के स्टॉक का अपने रेसिस्टेंस पर पहुंच जाना। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं रेसिस्टेंस के पॉइंट्स बने हुए थे। देखो क्या होता है कि या तो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, या कभी कभी होगा कि रेसिस्टेंस हिट करेगा, वापस स्टॉक नीचे जाएगा और एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा और उसके बाद में स्टॉक उड़ जाएगा। सो यहाँ पे भी ऐसा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि रेसिस्टेंस लिया कंपनी के स्टॉक ने, एक कप बना, देखते हैं हैंडल बनता है या फिर पैंडल बनता है, क्योंकि ये स्टॉक अगर नीचे जाता है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहीं पे कहीं पे रुक जाता है तो ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह की कंपनीज को देखते हैं तो हम सपोर्ट को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे है। रेसिस्टेंस तो अपन ने पता लगा लिया, सपोर्ट कैसे देख सकते हैं? तो सपोर्ट को देखने के लिए हम यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं, क्योंकि ये कुछ बेसिस बन रहे हैं जहाँ से स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो अभी उसी लेवल पर है कंपनी का स्टॉक, देखते हैं यहाँ से इसको सपोर्ट मिल पाता है या फिर नहीं। जो 20-24% की तेजी थी वो यहाँ पे थी और अच्छे ब्रेकआउट्स मिले थे, उसके बाद में स्टॉक उस प्राइस से ऊपर है। देखते दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन रह पाता है या फिर नहीं। अब देखो कुछ कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी बड़ी तेजी हमने देखी। बिकाजी फोर्स 3% के साथ में ऊपर था आज के दिन, और इसमें आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ का मार्केट कैप, 93 का पी रेशियो है। अब काफ़ी इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अगर मैं वीबीएल को देखता हूं तो उसका तो 50 का पी है, यहाँ पे तो 90 का है। तो आपको ऐसा नहीं देखना होता, आपको फ्यूचर के हिसाब से सोचना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनी के नंबर्स खराब आए थे पिछले कुछ क्वार्टर में, मार्जिन के अंदर डेंट पड़ा था, लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पर डेंट था। मार्जिन में सुधार देखने को मिला है, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले साल के मार्च वाले क्वार्टर में 26% का मार्जिन था और पिछले क्वार्टर में जस्ट 12% का मार्जिन आया। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट 60% के साथ में क्रैश हुआ था, बट स्टॉक प्राइस नहीं गिरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 8% का बढ़ के 12% हो चुका है, क्योंकि मार्केट को पता है ये 8% का हुआ है, तो ये 26, 16, 15, 8 हुआ है, 26 से 8 नहीं हुआ। तो ये 8 से सीधा 26 भी नहीं होगा, 8 के बाद में 15 होगा जो कि 12 हो चुका है, फिर 15, 16, 26 ऐसा होगा। तो इन्वेस्टर को लग रहा है कि आगे चल के, मतलब ये जो क्वार्टर आएगा इसके अंदर भी हो सकता है हम 12 को 14 देखें या इंप्रूवमेंट इसमें देख पाए। तो इसी वजह से स्टॉक के प्राइसेस में तेजी अभी बन रही है नंबर्स आने से पहले की। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं प्रॉफिट इसका खराब हो चुका है, कंसिस्टेंसी इसमें ब्रेक हो चुकी है मार्जिन खराब होने के चक्कर में। और जो होल्डिंग का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे काफ़ी टाइम से, मतलब ये अगर आप डेटा देखोगे जून से सितंबर का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एफआईज ने बेचा 7.51% से घट के 7.48% किया था, और साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डीआईएस ने बेचा 13% का, 12% का हुआ था, दोनों पार्टीज ने बेचा था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, एफआई ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, इस बार क्या हुआ, डीआईएस ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे 7.51% से घट के 7.33% है एफआईज का, और 13.32% से घट के 12% है, और पब्लिक का 4% से बढ़ के 5% है। तो अल्टीमेटली अभी भी इसमें बड़े प्लेयर्स हाथ नहीं डाल रहे हैं, छोटी मोटी करके बाइंग यहाँ पे हो जाती है नंबर्स को देखते हुए, लेकिन प्रॉपर अभी तक यहाँ पे कोई भी मोटी बाइंग एफआई या डीआईएस की तरफ से हुई नहीं है। तो देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी स्टॉक अभी असेंडिंग पैटर्न को बना रहा है, जो मैं आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से अपन इस तरह के पैटर्न्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हो चुका था रिवर्सल, उसके बाद में इस रेंज में स्टॉक अभी चलने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली पैटर्न है, आप इसको डे चार्ट के अंदर भी देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आप इसको देख पाओगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है जिसका स्टॉक चल चुका है, कंपनी का नाम है वीबीएल। 2% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, 1.62 का मार्केट कैप है, 56 का इसका पी रेशियो है। सो कंपनी के स्टॉक में तेजी आने के पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों, रीज़न आगे चल के देखते हैं, अगर कुछ न्यूज़ होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी टेक्निकल पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक ने दिया था एक ब्रेकडाउन, और जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस बना, बट उसको ब्रेक स्टॉक नहीं कर पाया, तो स्टॉक वापस से नीचे चला गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट को लेने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर हम इसको बोलेंगे लोअर हाइज और लोअर लो का पैटर्न, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अगर इसको यहाँ पे मेंटेन रखता है तो हम इसको एक बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं, और काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। सो अभी तक ये मेंटेन है, अच्छी बात है, यहाँ से कुछ ना कुछ बाइंग सिग्नल या बाइंग देखने को मिल पा रही है।
बाकी दोस्तों ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कंपनी के स्टॉक को लेकर। यहाँ पे एक सपोर्ट से बाइंग या फिर हम बॉटम चेजिंग इसको बोल सकते हैं, जो आज के दिन इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने की है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। अच्छी खासी एनर्जी इसमें देखने को मिली, 3% की तेजी के साथ में। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 34 का पी रेशो है। अब देखो दोस्तों, जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज है ना, उनकी वैल्यूएशन एक टाइम पर थी 70-80 के आसपास, लेकिन जैसे ही अभी यूएस की तरफ से न्यूज़ आई कि इंडिया से जो भी इंपोर्ट होगा वो काफ़ी कम कर देंगे, डोमेस्टिकली हम इंपोर्ट करेंगे, तो इनकी वैल्यूएशन काफ़ी नीचे जा चुकी है। लेकिन अगर गलती से ट्रम्प का रवैया बदल गया, या फिर इन कंपनीज ने अच्छा एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर इंडिया से ही अच्छी डिमांड आ गई, तो वापस से ये जो 34 का पी है ना आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अब ये कंपनीज हो चुकी है कंफर्टेबल। नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी अगर आपने देखा होगा, वारी एनर्जीज के, केपीआई एनर्जीज के, इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन कम हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल पा रहा है। और यहाँ पे आप नोट करोगे तो गिरावट इसमें बॉटम फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलता है, एक स्विंग बनने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करने की कोशिश करेगा। खरीदने बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि चार्ट को आप किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से एंटिसिपेशन कर सकते हैं नेक्स्ट जो भी कुछ हो सकता है उसके लिए। अब देखो यहाँ पे कल हमने बातचीत की थी इस कंपनी को लेकर, एक ऑर्डर कंपनी को मिला था काफ़ी अच्छा 150 मेगावाट का गुजरात की तरफ से। तो नए ऑर्डर्स अगर कंपनी को मिलेंगे और उसको कंपनी एग्जीक्यूट करेगी, फुलफिल करेगी, तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस वजह से कंपनी का स्टॉक का प्राइस चलता है। बाकी नंबर्स को देखते हैं Q1 में कैसे नंबर्स कंपनी पब्लिश कर पाती है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हरी ओम पाइप्स। टोटल 7% की बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ओपनिंग इसकी ठीक थी, उसके बाद में बड़ी तेजी यहाँ पे बनी है। ये भी बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसे कंपनीज को मैं पैनी कंपनीज बोलता हूँ, पैनी स्टॉक बोलता हूँ। स्टॉक का प्राइस होगा 500-600, बट मार्केट कैप जब 1000, 2-3 हज़ार करोड़ का होता है, उसके नीचे होता है, तो उसको पैनी ही बोला जाता है, छोटी कंपनी बोलते हैं। 24 का पी रेशियो इसको एक कंफर्टेबल बना देता है। बाकी अगर आप देखोगे तो रीज़न क्या है तेजी का, कोई न्यूज़ नहीं है। रीज़न दोस्तों यही है कि पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे। सेकंड, इस क्वार्टर का जो बिजनेस अपडेट आया है, यानी Q1 का जो सेल्स का डेटा आया है, वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा है नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। बाकी अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो प्रीवियस रेसिस्टेंस नहीं, जो प्रीवियस सपोर्ट था, वो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट, यहाँ पे करंट रेसिस्टेंस बन गया था और स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पे दिया एक शानदार सा ब्रेकआउट के बाद में वापस स्टॉक ने उसी सपोर्ट को लिया और उस सपोर्ट से तेजी देखने को मिली। अगर ये भी इसमें टूट जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो पैटर्न हम बुलिश बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो हायर लो और हायर हाइज बनाने वाला पैटर्न बन जाएगा। अभी पैटर्न यहाँ पे उल्टा बना हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी हाँ, सेल्स का डेटा तो इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना जो मैंने आपको कल दिए थे, यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।